नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग ठीक हो गए। आज हम लोग देखिए जो ये कल का जो है कि हमने वीडियो जो अपलोड किया है उसमें जहाँ तक कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में सिर्फ चर्चा हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी को फिर रिपीट करते हुए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम वापस लौट आती है। प्रकाश के इस पालिशदार तल से टकरा करके वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन में हमने दो नियम नहीं, प्रकाश के परावर्तन में हमने किरण को आपको खींच करके दिखा दिया था। जो आती है किरणें उसको आपतित किरण, जो वहाँ से जिस बिंदु पर पड़ती है चिकना तल पर या पालिशदार तल पर, उस तल को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और जहाँ से होकर के निकल के जाती है प्रकाश की किरणें उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। आज हम लोग बात करेंगे परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो हेडलाइन रहेगी हम लोग की परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब देखिए जो परावर्तन के नियम होते हैं, ये परावर्तन के निम्नलिखित सिर्फ दो नियम होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है जैसे देखिए ये है हम लोग का, ये है चिकना तल या पालिशदार तल। ये प्रकाश किरण यहाँ से आती है और इसमें टकरा करके वापस चली जाती है। तो ये हो गया यहाँ से आपतित किरण हो गया, और ये हो गया यहाँ से परावर्तित किरण। जरा चेक कीजिएगा, देखिए इसे कहते हैं यहाँ से आपतन बिंदु, इसे कहते हैं यहाँ से आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, हम जो कि यहाँ से बता रहे थे आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। और ये जो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर ना एक हम लोग अभिलंब जो कि खींचे थे, कल याद करिए, यहाँ से अभिलंब था, ये अभिलंब, देखिए ये है अभिलंब। अब बात ये है कि इसके बीच में देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना एंगल को यहाँ से इंसिडेंस एंगल कहते हैं। यहाँ से इसका मतलब हुआ आपतन कोण कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, यहाँ से आर कहते हैं। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब क्या होता है, यहाँ से ये हो जाएगा आपतन नहीं, ये हो जाएगा आपतन बिंदु, सॉरी आपतन कोण, और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए इसके ना दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है, देखिए पहला ये होता है इसका कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। या तो फिर जो है कि आप जो है कि पहले इसको बता दीजिए, है ना, कोणाई बराबर कोणार होता है, सीधी सी बात है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर में आप हम लोग लिखेंगे कौन सी, आपतित किरण, ये हो जाएगा आपतित किरण कौमा करके परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए बच्चों, बात यह है कि यहाँ पर हमने बताया कि जो आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होते हैं, सब तीनों जो है कि एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अर्थात जो है कि हमने यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा है, यहाँ पर ये सब बातें क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पर ना आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इतना आप दोनों मान को लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 हो गया है, चूंकि कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग ना ऑप्शन यहाँ पर ये जो है इसको 1 तो इसको 2 कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर ना यानी कि परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला होता है यहाँ पर कौन सी, पहला होता है यहाँ से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका ये है, इसका आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग आते हैं एक छोटे से पॉइंटेड पर। छोटे से पॉइंटेड का मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पण कैसे होता है, गोलीय दर्पण क्या होती है। देखिए हम मिटा करके थोड़े से आपको अमल करते हैं। देखिए हेडलाइन बनाएंगे हम लोग का यहाँ से गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होती है, ध्यान से देखेंगे।
ये हो जाएगा हम लोग का हेडलाइन रहेगी यहाँ से गोलीय दर्पण, ठीक है ना। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? बात तो ये है, गोलीय दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए एक जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण जो होती है किसे कहते हैं? देखिए तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई हलाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल इसका परावर्तक तल होता है। ये है इसका तल को हम देखिए रंग देते हैं यहाँ से, ये रंग देते हैं यहाँ से ना। अब इसके यहाँ से ना हम लोग इसकी परिभाषा खूब आराम से बना लेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा और लगाते हैं यहाँ से, और दूसरा तल परावर्तक तल होता है, ठीक ना। ये जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से, जहाँ तक कि अंदाजा हमारी कि जो हम लोग पढ़ा दे रहे हैं उस बात को जो भी बच्चा अगर पढ़ रहा है ध्यान से तो उसको 10 में ये जो है कि बहुत ही अच्छा से, है ना, और समझ में आएगा। 10 में जो पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत ही बेटर है। देखिए अब ये जो हमने लिखा है कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। जैसा कि यहाँ पर ये जो तल यहाँ पर दिख रहा है ये पारे की कलई है, पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट है, लाल ऑक्साइड का पेंट है ये। और दूसरा तल यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला तल, इसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा नोट कर लेंगे सभी लोग इसको, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके थोड़ा नोट कर लेंगे इसको। देखिए आप बताते हैं हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, बात ये पढ़ना है हम लोग को, ठीक ना। देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार, हेडलाइन रहेगी हम लोग की गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, देखिए गोलीय दर्पण जो होते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है ध्यान से देखिएगा। गोलीय दर्पण सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। इसमें गोलीय दर्पण के प्रकार 2 होते हैं, 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होता है। इसको जो है कि पहला जो होता है इसके आधार पर यहाँ पे जो लिखा है हमने, पहला जो होता है पहला जो होता है ए पॉइंट, चाहे फिर 1 पॉइंट कर लीजिए। ए पॉइंट यहाँ से ये है हम लोग का उत्तल दर्पण, ये है यहाँ से उत्तल दर्पण। दूसरा होता है इसका ऐसे, दूसरा होता है इसका अवतल दर्पण। आ रहा है ना वही वाला अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसकी जो परिभाषा होती है उत्तल दर्पण की, कहेंगे दर्पण का वह भाग जिसके आंतरिक पृष्ठ पर पेंट होता है और बाहरी पृष्ठ परावर्तक तल होता है। देखिए उसके बाद यहाँ पर कौन सी, ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो कह देंगे यहाँ से वह दर्पण जिसके दबे हुए तल क्या होता है? पेंट होता है
और उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक है ना। परावर्तक तल इसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये अवतल दर्पण की परिभाषा आप देख सकते हैं जस्ट इसके विपरीत। कौन सा? वह दर्पण जिसके दबे हुए तल परावर्तक तल होते हैं और उभरा हुआ तल पर पेंट होता है। लिख लेंगे इसका परिभाषा, यानी कि यहाँ कह देंगे कि वह दर्पण, इसको मिटाते हैं यहाँ से, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल क्या होता है? परावर्तक तल तथा उभरा हुआ तल पेंट होता है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सी? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित हम लोग जो है कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, इसको थोड़ा देख लीजिए क्या है ये सब, है ना, क्या है ये सब, इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस पर। देखिए गोलीय दर्पण की जो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं, ध्यान से देखते हैं इसको। देखिए ये जो पॉइंट होती है ऐसे, ये जो पॉइंट होता है ऐसे, जो है कि यहाँ पर हम लोग इसे कहते हैं अवतल दर्पण, और ये जो पॉइंट होती है यहाँ से इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ये है यहाँ से अवतल दर्पण, ये है यहाँ से उत्तल दर्पण। अब बात ये पड़ती है कि देखिए ये जो पॉइंट होती है यहाँ से, ये जो पॉइंट होती है इसे कहते हैं पोल, अर्थात ध्रुव कहते हैं। जो ये मेन एक्सिस जा रही है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, है ना। फिर उसके बाद ये कि ये जो बिंदु है यहाँ से, ये C, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो यहाँ से ये जो बिंदु है यहाँ से, ये वाला इसे कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस या फोकस दूरी के नाम जानते। देखिए ये जो दूरी होती है ये होती है फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। ये मेन फोकस होता है, ध्यान दीजिएगा। सेम एकदम यही भाषा यहाँ पर भी, इसे कहते हैं यहाँ से ध्रुव बोलेंगे। ये वाला इसका कर्वेचर है, यानी कि यहाँ से इसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसके बीच में जो आधा कर देंगे इसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये सब बातें आप अपने दिमाग में इसको रख लीजिए, क्योंकि जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजा आएगा इसमें, आगे चल करके पढ़ेंगे तब, ठीक ना। तो ये आप दिमाग में रख लीजिए। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है इसकी। तो सबसे पहले इसमें जो है कि यहाँ पर ध्रुव होता है, ध्रुव के यानी कि मुख्य अक्ष से ये जाता हुआ, ठीक ना। तो सबसे यानी कि केंद्र से ये जो सेंटर है यहाँ पर, इसे कहते हैं ध्रुव। और ये जो रेखा जो है खींची जाएगी इसी कहते हैं मुख्य अक्ष। और ये जो रेखा इसमें भी यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष की रेखाएं दोनों समान होती है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर फोकस दूरी होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है, अर्थात बस ये ना माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो है कि यहाँ पर फोकस दूरी इसका जो है कि ऋणात्मक माना जाता है और इसका फोकस दूरी धनात्मक माना जाता है। चूँकि हम ना बता देंगे कि नहीं ऋणात्मक और धनात्मक ऐसा क्यों मानते हैं, हम आपको पूरा टोटल भाग जो है कि मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद जो है कि हम ना संपर्क करते हैं इसके गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या क्या हो सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बस समय दे दीजिए। और इस पर गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब
खींचने के, दिख रहा ना हो, खींचने के नियम। देखिए प्रतिबिंब खींचने के निम्नलिखित सिर्फ 3 नियम होते हैं। गोली दर्पण से संबंधित यानी कि 2 हमने बताया है गोली दर्पण, एक होती है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो इसमें जो होती है गोली दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के निम्नलिखित सिर्फ 3 नियम मानते हैं। 3 नियम, 3 नियमों में से पहला नियम ये कहता है, देखिए ध्यान से देखेंगे तभी अच्छा है, नहीं तो फिर उसके बाद बहुत बुरा है। ये जो है कि यहाँ से हम लोग का अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये जो है यहाँ से हम लोग का उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। और इसके जो है कि यहाँ पर मुख्य अक्ष है और यहाँ पर भी इसका भी मुख्य अक्ष है। देखिए ये ध्रुव P हो गया और ये C हो गया और ये F हो गया, और इसका भी यहाँ से F हो गया और ये हो गया C और ये हो गया P। अब क्या है कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या करती है, मेन फोकस से होकर के जाती है। यानी कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, ऐसे, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब एक ही बिंदु से यहाँ से ही हम लोग आपतित करा के छोड़ दें, यहाँ से भी यहाँ पर आपतित करा सकते हैं, ये बिंदु ऐसे होकर के जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इससे हम लोग कह सकते हैं कौन सी, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। कहाँ घटना होती है, ये सब अवतल दर्पण में होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डॉटेड करके दिखा देंगे, ये घटना कहाँ हो रही है, उत्तल दर्पण में, ठीक है। अब देखिए इसको जो है ना कि हम लोग जो परिभाषा इसके है ना बहुत ही आसान है, परिभाषा इसके यहाँ पर हम नोट करते हैं पहले पॉइंट में ही, मतलब दोनों का एक ही परिभाषा में हम लोग नोट करते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। यहाँ पर हो जाएगा फोकस से होकर, होकर जाती है, जाती है ना। ब्रैकेट में यहाँ से अवतल दर्पण में ऐसी घटना हो रही है, अवतल दर्पण में, या फोकस से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ये घटना कहाँ हो रहा है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ऐसी घटना हो रही है। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार में, एकदम फोकसित करिए एकदम से, एकदम अंदाज है हमारा कि आपको याद हो जाएगा। पहला पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ से कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या होती है, नहीं ये जो है कि यहाँ से परावर्तित होकर के क्या करती है, फोकस होकर जाती है। तो याद रख लेंगे, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। अब फोकस से होकर के जाती है तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण में, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में। तो ये दोनों जो है कि यहाँ पर चित्र को ड्रा कर लेंगे और ही इसको जो है कि पॉज करके इसको उतारिए खूब बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब हम लोग जो है कि सेकंड नियम जो है कि इसका फॉलो करते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है इसका, सेकंड नियम इसका यही कहता है कि अगर जो है देखिए एकदम जस्ट जो है कि उसका उल्टा, जो फर्स्ट लॉ अभी बताया हमने, तो जस्ट इसके उल्टा सेकंड नियम जो है कि जस्ट इसके उल्टा है। कैसे है, देखिए ये जो है यहाँ पर हम लोगों का अवतल दर्पण हो गया और ये यहाँ पर उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। देखिए ये जो है यहाँ से, ये जो यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गई इसकी, और ये जो यहाँ पर C हो गया और ये इसका F हो गया। इसमें भी वही क्रिया, यहाँ से इसको P मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, इसको F मान लेंगे। अब प्रकाश की किरणों को एकदम जस्ट जो है कि उल्टा उसके, किसके द्वारा, जो हमने बताया है पहला वाला, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, ये पहला नियम भी बताया हमने। अब दूसरा नियम ये है कि जस्ट उसका उल्टा, यानी कि यहाँ से
फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ऐसे फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दोस्तों। अब देखिए इसी को ना यहाँ पर ना प्रतिबिंब खींचने के यहाँ पर हम लोग ना इस तरह भी खींच सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो जाएगा इसका P, ये हो जाएगा इसका C, ये हो जाएगा इसका F, यानी कि यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे आपतित कराएंगे तो सीधे सीधे यहाँ से क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आप जैसे जो है कि आपकी इच्छा हो उस तरीके से इसकी किरणों को आपतित करा लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वही घटना है, अगर जो है कि यहाँ से प्रकाश किरणें जो है कि हम लोग फोकस पर यहाँ पर आपतित कराएंगे तो फोकस से तो जाएगी ना, क्या करते हैं यहाँ से फोकस बस यहाँ से हमने अंदाज कराते रहे कि नहीं फोकस पर इसको हमने आपतित करा दिया है। तो यानी कि यहाँ से मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश मतलब फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसके जो है कि यहाँ पर बहुत ही आसान है, कह देंगे यहाँ से मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप अपने दिमाग में इसको एकदम बैठा लीजिए इसको कि अगर मुख्य फोकस से होकर के जाएगी प्रकाश किरणें तो वह परावर्तन के पश्चात वह क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जो है कि हम लोग का सेकेंड लॉ है। अब यानी कि फर्स्ट लॉ हमने बताया जो उसको आप फॉलो कीजिए, सेकेंड नंबर को मतलब सेकेंड लॉ को हमने लिख दिया उसको भी फॉलो कीजिए। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके तीसरा नियम पर। तीसरा नियम क्या कहता है इसका, तीसरा नियम देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना। देखिए तीसरा नियम इसका ये कहता है कि ये है हम लोगों का दर्पण, इस दर्पण को यहाँ पर ऐसे और ये है दर्पण हम लोग का यहाँ पर ऐसे। अब देखिए ये है हम लोग का मेन एक्सिस, इसका ध्रुव P, C और इसका F, और ये है इसका P और ये इसका C और ये इसका F। अब क्या है कि यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वह क्या करती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित कराएंगे और जस्ट जो है कि में फिर वापस चली जाएगी। प्रकाश किरणें ऐसे आएगी और यहाँ से टकराने के बाद फिर जो है कि पुनः ऐसे निकल के चली जाएगी। यहाँ पर भी वैसे ही क्रिया होती है, यानी कि यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे जो है कि आएगी और इस पर टकराने के बाद जो है कि मुख्य उसी मार्ग से वापस लौट आती है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है, परावर्तन के पश्चात क्या करती है बच्चा, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये जो है कि यहाँ पर तीसरा नियम है। अब जो है कि गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब खींचे जाते हैं उसके जो है ना कि हम लोग यही तीन नियमों में से कोई दो नियम लगाएंगे और जहाँ पर एक दूसरे को प्रकाश की किरणें इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर जो है कि इसका प्रतिबिंब क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है कि इसको तैयार करेंगे और जो है कि इसको आप जो है ना बढ़िया से इसको देख लीजिए, बढ़िया से तैयारी करिए, ठीक है ना। अब जो है कि अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।